जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहजाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने शनिदेव के गोचर के बारे में आपको बातें बताई कि शनिदेव के मीन राशि में गोचर 30 मार्च 2025 से होने पर क्या जातकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा अगले 2.5 वर्षों में। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे योग के बारे में बात करना चाहेंगे जो शनिदेव की युति से बनता है। मित्रों, कुंडली में जो है ग्रहों के संयोजन से जो है मतलब कुछ योग बनते हैं, या यूं कहें कि ग्रहों की युतियों से और एक दूसरे पर दृष्टिपात करने से कुछ योग कुंडली में निर्मित हो जाते हैं। तो वहीं कुछ वो शुभ फल देने लगते हैं अपनी दशा या अंतर्दशा में सॉरी। और वहीं कुछ ऐसे योग भी निर्मित हो जाते हैं जिनसे जीवन नरक बन जाता है, और उनको जो है हम वही योग जो है दुर्योग बन जाते हैं। तो जिससे जो है हमारे जीवन में सुखों की कमी हो जाती है और नीरसता का प्रादुर्भाव ज्यादा हो जाता है। तो आज हम जो है मित्रों जो है शनि और चंद्र के एक ऐसे योग पर बात करने जा रहे हैं जो है जिसके बारे में लोग सुनकर समाज में बहुत ही भय व्याप्त है, और अपनी कुंडली में अगर उनकी कुंडली में ये योग बन रहा है, शनि और चंद्र की युति किसी भाव में बन रही है, तो लोगों को बड़ा लोगों को भय व्याप्त हो जाता है, और बहुत से लोग तो उदासीन रहने लगते हैं और यहाँ तक कि अवसाद में भी चले जाते हैं। तो मित्रों जो है विषयोग, इसको विषयोग कहते हैं। तो विषयोग से जातक के जीवन में आर्थिक अवनति होने लगती है, और इसके अलावा जो है वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। उसको पैसे को लेकर तंगी का माहौल उसके घर में बना रहता है, और घर परिवार में क्लेश जैसी जो है चीजें देखने को मिलती हैं। तो विषयोग के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन एकदम नारकीय हो जाता है, और लगातार तनाव और अवसाद से वो जो है उसके जीवन को जो है जीने का मोह भी भंग होने लगता है। यह योग चंद्र और शनि की युति, और बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से भी ये विषयोग बनता है। तो आज जानेंगे हम मित्रों कि ये योग क्या है, यह किन कुंडलियों पर लागू होगा और किन पर जो है बिल्कुल नहीं लागू होगा, और इस योग के फल हमको क्या मिलेंगे, और इसे कैसे देखा जाता है, और ये योग कहाँ भंग भी हो सकता है। तो अगर इस योग की जो है वो हमको समझना है तो हमें पहले चंद्रमा और शनि के बारे में जानना जरूरी है। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है हमारा चित्त का कारक है, हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जो है एक इमोशंस है,
और जो है इससे हमारी जो भावनाओं का भी प्रतीक है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो रोज अपने आकार को बदलता रहता है। प्रथमा परिवार को उस आकार का होगा तो द्वितीया को किसी दूसरे आकार में होगा। इसी तरह से अमावस्या के दिन बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन अपनी पूरी चमक के साथ जो है संपूर्ण अपने आकार में दिखाई देता है। और चंद्रमा चूंकि परिवर्तनशील है तो वो जो है यानी कि कहना चाहिए कि बड़ा प्रसन्नता देने वाला है। मतलब अब ये पता करने के लिए चंद्रमा को भी देखा जाता है कि किसी जातक के जीवन में कितनी जो है खुशियां आएंगी और वो कितना खुश रहेगा। यदि जो है आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहों में बली है तो निश्चित रूप से आपकी निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी, यानी कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि मन चूंकि इधर उधर दौड़ता रहता है। और अगर आपका चंद्रमा बली है और उसमें भी अगर आपकी राशि स्थिर राशि है तो निश्चित रूप से आपके डिसीजंस बहुत सटीक होंगे। इसी तरह बच्चों को खुश करने के लिए भी चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं। दिल फेंक लोग जो है अपनी महबूबा को खुश करने के लिए जो है चांद तारे तोड़ लाने का भी वादा करते हैं। और कवि की कविताओं में चंद्रमा से जो है स्त्रियों के मुख की सुंदरता का बखान कई जगह किया गया है। इस तरह से जो है सनातन धर्म में जो है चंद्रमा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये शिव जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। इनका हमारे वैदिक के अनुसार जो है इनका वार भी निर्धारित है, सोमवार जो शिव जी का वार है और चंद्रमा का भी वार है। इसके अलावा जो है हम बहुत से शुभ कार्य चंद्रमा को देखकर करते हैं। यदि हमारी किसी जातक का जन्म यदि शुक्ल पक्ष में हुआ है तो निश्चित रूप से चंद्रमा पक्ष बली हो जाता है। इसी तरह से मित्रों, सनातन धर्म के अतिरिक्त भी अन्य धर्मों में भी चंद्रमा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। नींद का विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं, यानी कि शिशुओं का यदि चंद्रमा जो है कमजोर होता है तो वो बचपन में बीमार हो रहते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा के और भी बहुत से कारकत्व हैं जो मैंने अभी संक्षिप्त में आपको जो मुख्य रूप से समझाए। अब हम मित्रों बात करेंगे शनि देव के कारकत्वों के बारे में। तो नारद पुराण के अनुसार शनि जो है दुख के अधिष्ठाता है कहे गए हैं। जब शनि की 7.5 चलती है या ढैया चलती है तो जो है या गोचर वश जब वो एक राशि से को छोड़कर अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि अब उस व्यक्ति के राशि वाले जातकों के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। इसके अतिरिक्त जो है शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहता है और वहीं चंद्रमा जो है 2.25 दिन में निकल जाता है एक राशि से। तो ये एक मतलब मुख्य फर्क दोनों में हुआ। चंद्रमा चूंकि चंचल है, यंग है, स्त्री जातक है, वहीं शनि जो है वृद्ध है और नपुंसक भी शनि को कहा गया है। तो इन दोनों के विपरीत जो है गुण होने के कारण ये जो योग बनता है वो इसलिए इसका नाम विष योग
रखा गया है। मतलब ये सबसे बड़ा फर्क है। चंद्रमा जो है चूंकि नींद का कारक है और शनि वृद्धावस्था में जो है नींद उड़ा देता है। चंद्रमा नींद लाते हैं अगर अच्छा जो है आपका चंद्रमा, तो इसीलिए शनि और चंद्र का योग जो है सही नहीं माना गया। इसके अलावा शनि श्रम का भी कारक है, हार्ड वर्किंग है शनि। कई लोगों का मानना है कि जो है शनि आलस्य देता है, आलस्य का कारक है, किंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो जो व्यक्ति शनि से प्रभावित होता है वो शनि देव उससे पूरे परफेक्शन के साथ काम कराते हैं, तो वो काम में थोड़ी देरी हो जाती है, तो जिसके लिए लोग कहने लगते हैं कि ये बहुत ही धीरे धीरे करता है, बड़ा आलसी टाइप का व्यक्ति है। ऐसा नहीं है। तो शनि एक चीज को और भी इंगित करता है कि अपने मतलब जो है आपको शनि, अगर आपके ऊपर शनि ढैया है या साढ़े साती है या शनि की महादशा है, आप शनि से आप प्रभावित हैं, तो शनि देव जो है आपको आपके अहम को चूर चूर कर देते हैं। इसीलिए ज्योतिष में पहले मंगल की महादशा चलती है, मंगल के बाद फिर राहु की चलती है और राहु के बाद फिर गुरु की चलती है, तो और गुरु के बाद फिर शनि की आती है। तो मंगल क्या है, मंगल जो है वो मंगल एक जो है इस तरह का ग्रह है कि वो बहुत ही ऊर्जावान और अपना अहंकारी कि ये कार्य मैंने ही किया है। तो मंगल बहुत तेजी, यानी मंगल अपने आप को कर्ता के भाव से देखता है, और राहु जो है राहु उस कर्ता के भाव को थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बताता है, यानी मंगल के भाव को और बढ़ा देता है। और जो है बृहस्पति देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, किंतु गुरु जो है वो अहंकार के भी कारक हैं। तो इस तरह से जब हम इन महादशाओं से गुजरते हुए और इसके बाद गुरु के बाद हमारे ऊपर शनि की महादशा आती है, तो हमारा सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है, सारा हमारा कर्ता का भाव शनिदेव सारे घमंड को नष्ट कर देते हैं। तो शनि जो है कहना चाहिए कि जो लोग जमीनी स्तर से अगर जो है काम करते हैं या वो उन्होंने ऊंचाई प्राप्त की है, जमीनी स्तर से उठे हैं, तो उनके लिए शनि जो है नकारात्मक ग्रह नहीं होता। शनि उनके लिए जो है ज्यादा नकारात्मक होता है जहां जो है कर्ता का भाव जिस जातक के मन में होता है। तो जो है इस भाव को तोड़ने वाला ग्रह जो है वो कौन है, वो शनि है। तो शनि अहम के भाव को तोड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे जो है यानी दूसरे पर जो है आपको दूसरे अपने पर काम नहीं करना है, आपको शनि की प्रभाव में दूसरों पर काम करना है। यानी आपको अपनी स्वार्थ भावना को त्याग करके निस्वार्थ भाव से परहित के लिए कार्य करना है। कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो इस तरह की सोच और कोई ग्रह देता है क्या? शनिदेव के अलावा शनिदेव ही देते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जहाँ पर जो है चंचल है और जो है वो प्रसन्न रहने वाला है, खुश मिजाज है, तो वहीं पर शनि जो है दुख, यानी कर्म कराएंगे तो दुख के कारण है, बुढ़ापा है, मेहनत कराने वाले हैं शनिदेव। अतः जब भी ये योग होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता का भाव पैदा हो जाता है। अब इसके नकारात्मक दुष्प्रभाव क्या क्या, नकारात्मक प्रभाव इसके क्या क्या पड़ते हैं? तो आपको जैसे जो चीज
होगी जो है, जिसमें जो है कुछ ना कुछ मतलब आपको ऐसे लगेगा कि इस चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कार को डेंट पेंट कराने गए किसी गैराज पर, और जब वो डेंट पेंट होकर के आपके घर पर आई तो आपको लगेगा इसमें कुछ कमी रह गई। यानी नुक्स जो होंगे उसमें, नुक्सों पर जो है आपकी पहले नज़र जाएगी। ये देता है ये जो शनि चंद्र का योग है, विषयोग, ये एक नकारात्मकता ये पैदा कर देता है। दूसरा, चंद्रमा चूंकि चंचलता का कारक है, तो आज जो है आपका मन कहाँ है और कल कहीं और होगा, है कि नहीं। तो शनि ऐसा नहीं होने देता। शनि जो है उसको बांध देता है, यानी बंधन में रखता है, अंकुश लगा के रखता है। तो वो जब तक छटपटा कर रह जाता है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, वो चाहता है कि मैं आराम से खुश रहूं, यहाँ घूमूं वहाँ घूमूं, लेकिन शनि बांध देता है। तो मित्रों जो है तीसरा जो है, शनि विरक्ति का भी कारक है, तो आपकी मन स्थिति को विरक्ति की ओर भी ले जाता है। चौथा जो है, शनि दुख का कारक तो है ही, तो जीवन में कोई जो है घटना आपके ऐसी, मतलब कोई घटना आपके जीवन में यदि घटी है या घटती है, तो आप उस घटना को पूरे जीवन भर भूल नहीं पाते। इसलिए इस योग का दुख का मुख्य कारण है। अब मित्रों हम अलग अलग फैक्टर्स पर बात करेंगे जो इस युति के बारे में, अच्छे और बुरे परिणामों को कैसे ये युति बदलती है। तो मित्रों हम कुछ उदाहरण कुंडलियों को हम लेंगे, जिनसे हम समझेंगे कि ये योग कैसे काम करता है। तो मित्रों जैसे शनि और चंद्रमा का जो है बल है, जैसे ये एक कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है आपके सामने। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली में ये आपका जो शनि है वो चौथे भाव में बैठे हुए हैं, 6 नंबर राशि में, और साथ में इनके चंद्र बैठे हुए हैं, और साथ में बुध भी है युति में, और सूर्य भी है, यानी सूर्य और बुध दोनों जो है युति में हैं। तो इस युति से जो है क्या होगा कि चौथे घर में शनि है और चंद्रमा है, तो ये क्या है, ये विषयोग निर्मित कर रहे हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा कुंडली को, आप चाहें तो फोटो भी ले सकते हैं इसकी। तो चंद्रमा क्या है मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा के साथ जो है चूंकि सूर्य भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस जातक का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ होगा, क्योंकि सूर्य भी है वहीं और चंद्रमा भी है। तो क्या हुआ कि अगर अमावस्या के समय है तो चंद्रमा वैसे भी कमजोर हो जाता है अमावस्या को, क्योंकि पक्ष बली नहीं हुआ हो। और इस जो भाव का स्वामी बुध है, वो जो है इस चौथे भाव का स्वामी बुध है, वो वहीं चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं, और चूंकि लग्न के भी स्वामी बुध है, क्योंकि मिथुन लग्न है, उनके ग्रह स्वामी भी बुध ही है। इसके अतिरिक्त सूर्य और शनि, मतलब जो है ये सब चौथे घर सूर्य और शनि जैसे जो दो अलगाववादी प्लेनेट कहना चाहिए, है ना, अलगाववादी ग्रहों से ये चौथा घर घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी भी, यानी अष्टम भाव आपका ये और नवम भाव, इसके स्वामी भी शनिदेव हैं, जो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो गया है, तो ये यहाँ पर जो है विष योग शनि और चंद्र की युति बना रही है। इस विषयोग के प्रभाव से, चूंकि ये चौथे घर में विषयोग बना है, तो आपके घर में क्लेश बना रहेगा, आपको तनाव होगा, डिप्रेशन हो सकता है, और आपकी कुछ संपत्ति है या आपका भवन है कभी वो भी बिक सकता है,
वाहन भी आपका जो है क्या नाम बिक सकता है। तो इस उदाहरण कुंडली से जो है हमको ये चीज निकल के आती है। अब मित्रों हम दूसरी एक उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो वो जो है ये एक दूसरी उदाहरण कुंडली है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, यहाँ चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है आपको, यहाँ शनि और चंद्रमा ये भी जो है यहाँ पर चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं 11 नंबर राशि में। और सूर्य जो है लाभ भाव में है। तो ये सूर्य चूंकि यहाँ पर दिग्बली है और मतलब चंद्रमा भी दिग्बली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है पक्षबली हुए और ये इसका जन्म पूर्णिमा के आसपास इस जातक का जन्म हुआ होगा। तो मित्रों क्या है कि सूर्य चूंकि लाभ भाव में है। अच्छा, यहाँ जो चतुर्थेश हैं यानी चौथे भाव के जो स्वामी हैं शनि, वो वहीं चौथे भाव में ही बैठे हुए हैं। और आपके चतुर्थ भाव में कि जो कारक हैं, कारक ग्रह वो चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार वो भी वहां पर है। तो चंद्रमा और इसके अतिरिक्त शुक्र शुभ ग्रह की 10वें भाव से 7वीं दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। और चौथा भाव सुख का कारक है, ग्रह सुख का कारक भाव है, मतलब माँ का सुख और आपको और बहुत सी वैभव, भूमि भवन, वाहन, धन संपदा और इन सब के जो कारक ग्रह हैं वो इस युति को पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा क्या है, यहाँ शनि और चंद्रमा, शनि मतलब चंद्रमा आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है, यानी चंद्रमा यहाँ पर बली है। और इस तरह से जो शनि देव हैं वो इसी चौथे भाव का ही स्वामित्व कर रहे हैं। इसके अलावा तृतीय भाव का भी स्वामी बने हुए हैं और चौथे भाव में बैठे हैं। तो शुक्र की दृष्टि और चंद्रमा बली होने से ये योग जो है, ये जो विष योग है, ये भंग हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर। तो इस योग से जो है मतलब आप देखेंगे कि जो है किस तरह से हम योग को मतलब जो है पढ़ते हैं। अब एक और हम उदाहरण कुंडली लेते हैं मित्रों, जो है दूसरी होगी, वो उसमें जो है अभी आपके निकाल के देता हूँ मैं 2 नंबर, ये या 1 नंबर, हाँ एक ये कुंडली है मित्रों जो आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। ये सिंह के लग्न की कुंडली है, 3 नंबर, हाँ सिंह लग्न की कुंडली है ये। तो ये क्या है, यहाँ भी चंद्रमा जो है पूर्णिमा के पास का है। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पर मैं आपको पहले भावों को निश्चित के ग्रह स्वामियों के बारे में बता देता हूँ कि लग्न में 5 नंबर राशि जिसके जो ग्रह स्वामी हैं सूर्य हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये दूसरा भाव है जिसमें 6 नंबर राशि पड़ी है। इसके जो ग्रह स्वामी हैं बुध, वो बुध जो है आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। और 7 नंबर और 2 नंबर भाव के स्वामी शुक्र जो है वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं। और शनि और चंद्र की तृतीय भाव में, वो द्वितीय भाव में, यानी ये कुटुंब के भाव में युति विष योग निर्मित कर रही है। साथ में बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं जो कि आपके संतान भाव के स्वामी है, यानी धर्म त्रिकोण के स्वामी है। तो जो है चूंकि शनि और चंद्र के बीच में एक शुभ ग्रह बैठे हुए हैं,
मित्र, है ना। और वो संतान भाव यानी त्रिकोण भाव के कारक हैं। तो ये योग भी आपकी संतान ने ये विष योग समाप्त कर दिया, क्योंकि अगर इन दो ग्रहों के बीच में एक शुभ ग्रह और आ गया तो जो है ये योग भंग हो जाता है शास्त्रीय नियमों के अनुसार, ज्योतिष के नियमों के अनुसार। तो इस तरह से मतलब जो है एक व्यक्ति इन सब चीज़ों, मतलब जिन घरों का कारक है बृहस्पति, यानी वो धन का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक होकर के धन भाव में ही बैठा है, तो इस तरह से ये योग जो है मान्य नहीं होगा। अब एक और भी उदाहरण देते हैं आपके सामने। मतलब एक फैक्टर को और देखते हैं जो है उदाहरण कुंडली में आपको दिखाता हूँ। उदाहरण कुंडली नंबर 4 जी। इस कुंडली में ये मेष लग्न की कुंडली है। ये मेष लग्न यानी 1 नंबर राशि आपके ऊपर के खाने में लिखी हुई है। ये मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और 3 नंबर भाव में, तृतीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं जो लग्नेश भी है। चूंकि ये कालपुरुष की कुंडली है तो इसमें 4 नंबर राशि में यानी कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो मंगल यहाँ नीच के हैं। इसके अलावा आपके 6ठ भाव में केतु विराजमान है और 8म भाव में शनि और चंद्र जो है वो मिलकर के विष योग निर्मित कर रहे हैं। इस तरह से ये कुंडली है। आप चाहें तो इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। तो अब माना कि वृश्चिक लग्न में जो है राशि में चंद्रमा, अब यहाँ पर चंद्रमा जो है क्या है कि हम इस योग को हम अंशात्मक जो है दूरी देखेंगे इसमें, कि इन दोनों शनि और चंद्र के बीच में अंशात्मक दूरी कितनी है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 28 डिग्री पर है और शनि जो है वो दो अंश पर आए हैं, तो दोनों का जो अंतर हुआ वो 26 अंश हो गया, यानी ये दूरी बहुत अधिक हो गई। चंद्रमा चूंकि आगे आगे चल रहे हैं और शनि पीछे आ रहे हैं, शनि धीमे चलते हैं और चंद्रमा तीव्र गति से चलते हैं। तो और चंद्रमा चूंकि बकरी भी नहीं होते हैं कि ठहर जाएं, तो चंद्रमा 28 अंश पर हैं तो वो जल्दी निकल जाएंगे और शनि उनके साथ नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जन्म के समय जो इनके अंश आए जन्म कुंडली में, उनसे भी हम ये योग के बारे में कि योग कितना प्रभावी होगा जानते हैं। तो यहाँ भी योग जो है नहीं बन रहा है जिस योग, मतलब इस योग में चंद्रमा और शनि की डिग्री का अंतर जो है देखना चाहिए। यदि वो मतलब 5 अंश से जो है अगर डिफरेंस जो अंतर है वो 5 अंश से कम है तो फिर चिंता का विषय होगा, फिर वो योग बनेगा। अब एक और फैक्टर को लेते हैं मित्रों, एक उदाहरण के तौर पे और एक फैक्टर लेते हैं जो है यानी कि वो फैक्टर भाव आधिपत्य के बारे में जानते हैं कि भाव किस भाव में बैठा है कोई या योग बन रहा है तो वो कैसे बनता है और वो कैसे प्रभावी होता है। तो ये जैसे ये कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है। इस मकर की लग्न की कुंडली में लग्न में ही शनि और चंद्र बैठे हैं, तो आप कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो लग्न में ही विष योग बन गया। और इसमें 6ठे भाव में सूर्य, केतु और बुध बैठे हुए हैं और 7म भाव में गुरु, शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं और राहु जो है 12 भाव में विराजमान है। तो जो लग्नाधिपति हैं यानी लग्नेश शनि, वो स्वयं चूंकि लग्न में बैठे हुए हैं और चंद्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ये ज्योतिषी नियम भी है कि जो लग्न का स्वामी होता है वो अपनी लग्न को कभी हानि नहीं पहुंचाता।
तो शनिदेव, अब आप सोचने की बात है, क्या शनिदेव यहाँ पर ऐसे ये दुर्योग बना करके क्या अपने ही शरीर को क्षति पहुंचाएंगे? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। और इसके अतिरिक्त मित्रों, इस भाव पर, सप्तम भाव से लग्न पर गुरु और शुक्र जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो ये योग नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दुर्योग नहीं होना चाहिए, तो सुयोग होना चाहिए, यानी इससे और अच्छा लाभ होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि ये इसमें आप सप्तम भाव में 4 नंबर राशि लिखी हुई है, जिसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्र ही होते हैं, तो सप्तमेश लग्न में बैठे हैं, तो सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, तो हो सकता है कि कुछ प्रभाव जो है आपकी पत्नी के ऊपर आपकी कुंडली से इस योग द्वारा जाए, थोड़ा बहुत। बाकी जो है ये इतना आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहेगा। अब और एक कुंडली को मित्रों समझते हैं उदाहरण कुंडली से। क्या है मित्रों, जितनी हम उदाहरण कुंडलियों को देखेंगे तो ये देखना भी चाहिए, एकदम से ये नहीं ज्योतिषी को कह देना चाहिए कि नहीं भाई ये युति है और ये इससे ये दुर्योग या ये जो है दोष बना, ये कहना गलत होता है। साथ में जो है जब ये योग होते हैं या दुर्योग होते हैं, तो ये जब इन ग्रहों की महादशा और अंतरदशा, दोनों युतियों के ग्रह हैं, एक महादशा में हो एक अंतरदशा में हो, और साथ में आपका लग्न है या लग्नेश है, वो भी यदि प्रत्यंतर दशा में मिल जाए या किसी भी दशा में मिल जाए, तो उस समय वो ग्रह, वो जो उस दशा में वो योग बहुत ही अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। अगर वो शुभ है तो शुभता देगा, शुभता के फल देने लगेगा, और अगर अशुभ है तो आपके जीवन में अशुभता, सर्वाधिक अशुभता घोलेगा। तो मित्रों, ये जो है इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम एक कन्या लग्न की कुंडली आपको दिखाएंगे। ये कन्या लग्न की कुंडली है, ये आप देख लें। इसमें 6 नंबर राशि कन्या राशि जो है आपकी लग्न में है, और आपके द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और छठे भाव में बैठे हुए हैं राहु, और अष्टम भाव में है सूर्य, चंद्र, बुध और शनि, 4 ग्रह, यानी अष्टम भाव में सूर्य और शनि की युति से ये विष योग निर्मित हो रहा है। इसके अलावा भाग्य भाव में आपके शुक्र और मंगल विराजमान हैं, और द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो मित्रों, शनि और चंद्र अष्टम भाव में चूंकि विष योग बना रहे हैं, तो दोनों की हमको यहाँ भी अंशात्मक दूरी देखना चाहिए, क्योंकि ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य जो है वो 9 अंश पर है, चंद्र जो है यहाँ पर 12 अंश पर है, ऊपर अंश लिखे हुए हैं ग्रह के ऊपर, और बुध जो है 8 अंश पर है, और शनि जो है वो 13 अंश पर है। तो शनि और चंद्रमा के बीच में ये 12 और ये 13, मतलब लगभग नजदीक है, आसपास है। तो यहाँ ये विष योग बड़ा प्रभावी हो रहा है, क्योंकि दोनों की जो अंशात्मक दूरी है वो 5 अंश से कम हो गई। तो यहाँ पर ये विष योग लागू रहेगा। अब चूंकि चंद्रमा जो है वो लाभ भाव के स्वामी है, यानी इनकम के स्वामी है, जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि देव छठे भाव के स्वामी है, जो लोन का भाव है, ऋण का भाव है। और इसके अलावा जो है आपके जो बुध है वो आपकी लग्न है, यानी लग्न आपकी प्रभावित हो रही है। लग्नेश भी आपके यहाँ पर है, अष्टम भाव, जो जिसको बुरा भाव कहा गया है, तिरक भाव कहा गया है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि लाभ भाव का स्वामी भी अष्टम में है, और ऋण भाव का भी स्वामी अष्टम में है, जो दोनों मिलकर के विष योग बना रहे हैं। यानी इस दुर्योग के प्रभाव से जातक को जीवन में बहुत आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, और जो है उसको आर्थिक तंगी होगी तो उसको अवसाद भी पैदा हो सकता है, और परेशानियां भी आ सकती हैं। तो
इस तरह से हमको ये हमने मतलब ये बड़ा ही जो है इसमें चिंता का विषय है। यानी ये फलीभूत हुआ अष्टम भाव में, प्रभावी हुआ। अब एक मित्रों एक कुंडली और उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ये मीन लग्न की कुंडली है, 12 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है, और आपके तृतीय भाव में शुक्र और केतु वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, यानी शुक्र अपनी स्वराशि में है, और सूर्य जो है चौथे भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में, और मंगल बैठे हुए हैं छठे भाव में। इसके अतिरिक्त गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में बुध की राशि में, और राहु बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, और 11वें भाव में, 12वें भाव में, द्वादश भाव में शनि और चंद्र की युति यहाँ पर बन रही है। तो मित्रों 12वें द्वादश भाव भी खराब भाव माना गया है, इसमें शनि और चंद्र की युति बन रही है। अब शनि और चंद्र मतलब शनि जो है इस भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि इसमें एक कुंभ राशि 11 नंबर राशि लिखी हुई है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली को स्टैंडर्ड जो फिक्स्ड जो मतलब भचक्र है उसको हम अगर उसके अनुसार अगर हम देखें इस भाव का अर्थ, तो भचक्र के अनुसार यहाँ पर मीन राशि आती है। मीन राशि के ग्रह स्वामी जो है वो गुरुदेव हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, और ये मीन लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश भी चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, सप्तम भाव से लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, और शनि आपके कहना चाहिए कि ये भी गुरु के घर में ही बैठे हैं भचक्र के अनुसार। तो शनि और चंद्र यहाँ पर जो है विषयोग निर्मित कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति चूंकि ये मोक्ष का भाव है और चूंकि गुरु से प्रभावित है, बृहस्पति देव से प्रभावित है, तो ये ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष के लिए या धर्म के लिए या कुछ क्या कहना चाहिए कि मतलब यानी कि हीलिंग टाइप के काम करेगा वो, और बहुत ही सामाजिक अच्छा काम करेगा, या किसी आश्रम में जा सकता है, या जो है मोक्ष की तरफ इसका रुझान होगा, साधना भी कर सकता है। तो इस तरह से मित्रों हम जो है देखते हैं। अब एक विशेष कुंडली और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे जो है आपके और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्तियों में से, यानी जो हमारे कहना चाहिए कि जो हमारे पूज्य हैं या हमारे देश के लिए जिनको सभी को गर्व है, वो स्वामी विवेकानंद जी की ये कुंडली है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 दिसंबर 1863 में हुआ था। अब उस समय बताइए आप, इनका समय है सुबह का 6:33 कोलकाता। तो इनकी कुंडली में देखिए लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं धनु राशि में, और शुक्र और बुध की युति द्वितीय भाव में है शनि की राशि में, मकर राशि में, और मंगल जो है वो संतान या विद्या के भाव में है, और इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु है, दसम भाव में शनि और चंद्र युति में है। मतलब ये विषयोग, जिसको का विषयोग की संज्ञा दी गई है शनि और चंद्र की, वो विषयोग यहाँ पर बन रहा है। अब ये कैसा होगा ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और गुरु महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में, और राहु जो है द्वादश भाव में है। तो देखिए मित्रों क्या है कि कर्म के स्थान पर, जो कर्म का स्थान है वहां पर शनि और चंद्र की युति है, और लग्न में जो है सूर्य है, तो जो कि मतलब जो है लग्नेश गुरु जो है वो लाभ भाव में है, यानी चूंकि लग्न धनु की है, धनु लग्न है 9 नंबर राशि, तो लग्नेश गुरु हुए वो लाभ भाव में है।
और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और वाणी के कारक वाणी वाले घर में बैठे हुए हैं बुध देव। तो इस तरह से, और जो शिक्षा दीक्षा के लिए कहना चाहिए तो मंगल जैसे तीव्र ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है, वो आपके उसी संतान भाव में बैठे हुए हैं और शिक्षा के लिए बढ़ावा देने वाले, इसके अलावा वृद्धि करने वाला। इसके अलावा राहु आपके विदेश भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, महापुरुष हैं उनके बारे में सभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने किस तरह से जो है जो काम 100 वर्ष में नहीं हो सकता था वो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में कर दिया। तो मित्रों, इस तरह से यहाँ पर शनि और चंद्र जो है का जो कहना चाहिए उसको विष योग, क्या ये अमृत योग में बदल गया। तो मित्रों, हमको एकदम से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए और एकदम से भयभीत नहीं हो जाना चाहिए। हमारी कुंडली में यदि जो है इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो उनको हमें पहले स्टडी करना चाहिए, उसका विश्लेषण अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, या किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका विश्लेषण कराएं, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। वरना हम अपने आप से ही जो है अपने अंदर अवसाद पैदा कर लें, ये अपने प्रति जो है बहुत ही बुरी चीज़ होगी। तो मित्रों, और इसके अलावा अगर आपके विष योग आपके उसमें बन भी रहा है, प्रभावी भी है, तो आप संबंधित जैसे शिव जी की आराधना करें आप चंद्रमा के लिए, और शनिदेव के लिए भी आप जो है शनि मंत्र का जप करें, तो ये ग्रह थोड़ा शांत रहेंगे। मित्रों, आज इतना ही, और शेष जो है आप मेरी चैनल को, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। आपकी चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी मेरे वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो इससे जो है थोड़ा सा मेरा भी उत्साह वर्धन होता है। नमस्कार, जय श्री राम।